हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है ये है दोस्तों एरर फाइंडिंग का वॉइस का पार्ट नंबर 2। वॉइस के इस पार्ट नंबर फर्स्ट में कल आप लोगों ने जितने भी वॉइस से रिलेटेड रूल रेगुलेशन होते हैं वो सारे के सारे आपने देखे। इसके अलावा कुछ एक एग्जाम्पल भी मैंने एरर फाइंडिंग के कल आपको करवाए थे। आज की इस क्लास के अंदर कुछ एक एग्जाम्पल फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं, तो देखिएगा किस तरीके से इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स को हम निपटाते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर आपने कल वाले वीडियो के अंदर मैंने जो बताए थे आपको रूल रेगुलेशन वो अगर बहुत शानदार तरीके से आपने सुन भी लिए होंगे तो भी इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। पहली बात तो ये आती है कि हमें कोई भी दिया गया जो सेंटेंस है उसको ये देखना है कि ये दिया गया सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। ये इतनी सी चीज भी अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो भी इन क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। देखो जी, पहला जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस में क्या लगा है? बाई हूम। अरे बाई के साथ में ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो इसको आपने आगे पढ़ा, बाई हूम वॉज द टीचर हेल्प्ड when he seriously wounded by a criminal। एक बात बताओ दोस्तों, मैंने कल भी आपको यही चीज बताई थी कि पैसिव वॉइस का जो रूल है उसे पैसिव वॉइस के रूल में ये चीज होती है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब नहीं आती, मेन वर्ब नहीं आती, सब्जेक्ट के जस्ट बाद कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब का होना बहुत जरूरी है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है या फिर कोई मॉडल का होना जरूरी है। तो यहाँ पे जब आपने ये सेंटेंस पढ़ा तो इस जगह तक का सेंटेंस बिल्कुल एकदम से करेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आगे क्या दे दिया? व्हेन ही सीरियसली वाउंडेड। अरे भाई, जब ये ही सीरियसली है तब तो ये तो मतलब एक्टिव का हो गया, और एक्टिव हम यहाँ पे ले ही नहीं सकते क्योंकि हम तो पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, और पैसिव वॉइस सीख रहे हैं तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाऊं साहब? अरे ये लगा रखी देख लो, वॉज, तो जैसी यहाँ पे है वैसी ही यहाँ पे आ जाएगी। तो ये लीजिए, यहाँ पे इस जगह पे आपको क्या लगाना है दोस्तों? वॉज लगाना है। बाई whom was the teacher helped? टीचर की किसके द्वारा हेल्प की गई? when he was seriously wounded by a criminal, जब उसे एक क्रिमिनल के द्वारा सीरियसली वाउंडेड कर दिया गया था, यानी कि सीरियसली उसको घायल कर दिया गया था। कौन से पार्ट में मिस्टेक है सर? ये तो पार्ट नंबर सी में मिस्टेक है, तो ये लीजिए आपका पार्ट नंबर सी आंसर। नेक्स्ट देखो, The robbers were broken into the house and took away many precious things। ये जो दिया गया सेंटेंस है ये सेंटेंस है मेरा एक्टिव वॉइस का। अब यहाँ पे आपने देखा द रोबर्स वर ब्रोकन, इसका मतलब तो ये हुआ कि रोबर्स को तोड़ दिया गया। अरे भाई, हो सकता है क्या रोबर्स को तोड़ दिया गया? नहीं नहीं, रोबर्स जो होते हैं वो किसी खिड़की को, किसी गेट को, किसी दीवार को तोड़ते हैं और फिर घर के अंदर घुस जाते हैं, ये मीनिंग होता है। तो यहाँ पे जो ये वर्ब ब्रोकन आया हुआ है ना, ये वर्ब ब्रोकन नहीं, इसकी जगह पे अकेला क्या आएगा? द रोबर्स ब्रोक। और देखिए ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू जो होता है वो क्या होता है? एक फ्रेजल वर्ब होती है, और ये फ्रेजल वर्ब जो ब्रोक इनटू होती है, ब्रेक इनटू होती है, इसका मीनिंग क्या होता है? किसी घर के अंदर जबरदस्ती घुसना या फिर सेंध लगाना, चोरी छिपे किसी घर में घुसना। ठीक है, तो क्या हो गया? द रोबर्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक अवे मैनी प्रीसियस थिंग्स। लुटेरे एक घर में चोरी छिपे घुस गए और सारा का सारा जो कीमती सामान था वो उड़ा ले गए। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक है सर? पार्ट नंबर ए, तो ये लीजिए पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट देखो जी, क्या है? द बेंचेज हैव बीन अरेंज्ड फॉर द न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स बट दे हैव नॉट बीन सेट।
देखो एक बात बताओ, यहाँ पे जो बेंचेज हैं ये बेंचेज अरेंज की गई है किसके लिए? जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए। लेकिन वो स्टूडेंट सेट नहीं हो। अरे भाई सेट होना थोड़ी, उनके ऊपर बैठना। और बैठने के लिए आप बताओ, जो बेंचेज होती है उसके ऊपर बैठते हो कि नीचे बैठते हो? उसके ऊपर बैठते हो। और ऊपर बैठते हो तो सेट के साथ में क्या लगाओगे? सेट। ठीक है। द बेंचेज हैव बीन अरेंज्ड फॉर द न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। बेंचेज थी वो न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए अरेंज की गई थी। दे हैव नॉट बीन सेट ऑन, लेकिन वो उनके ऊपर बैठे नहीं। नेक्स्ट देखो कौन से पार्ट में मिस्टेक है? पार्ट नंबर डी। तो ये लीजिए आपका आंसर नंबर पार्ट डी। नेक्स्ट क्या है? whom was the interesting novel गोदान रिटन। तो देखिएगा ये जो सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में अगर है तो whom के साथ whom क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म से पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? बाई। तो बाई whom was the interesting novel गोदान रिटन। कौन से पार्ट में मिस्टेक है साथियों? पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट देखो, माई न्यू बुक विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ। अगले महीने मेरी नई बुक पब्लिश की जाएगी। सेंटेंस इज करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं है इस सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी। तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। इसका मतलब है आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? नो एरर, यानी कि पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड बाई द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ध्यान से देखिएगा साथियों, मैंने पहले भी आपको कभी ना कभी बताया है कि इंटरेस्टेड जो होता है ना, इस इंटरेस्टेड के साथ में प्रीपोजिशन बाई नहीं, इसके साथ में आता है प्रीपोजिशन इन। क्या होता है? प्रीपोजिशन इन। क्या हो गया? He is very much interested in the plays of शेक्सपियर। कौन से पार्ट में मिस्टेक है सर? पार्ट नंबर सी के अंदर। ये लो आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट could not take up as the government did not provide fund। ये देखो भाई, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है। और पैसिव वॉइस का अगर सेंटेंस है तो आपको पता होना चाहिए कुड जो काम में लिया है मॉडल है, इस मॉडल के बाद में क्या आना चाहिए? बी। तो ये लीजिए कुड नोट बी। और बी के बाद में आने वाली मेन वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। तो ये जो टेक है ये टेक नहीं, इसकी थर्ड फॉर्म है टेकन आप। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक है? पार्ट नंबर बी के अंदर है। ये लीजिए आपका पार्ट नंबर बी का आंसर। ठीक है। द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट कुड नॉट बी टेकन अप एज द गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड फंड। बोलिएगा मेरे साथियों, ये इतने जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आए या नहीं आए? अब इसका क्वेश्चन नंबर 8वां जो है वो आगे देखिएगा अभी करते हैं कैसे। हाँ जी मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो मेरा सेंटेंस है इस सेंटेंस को देखिएगा। सेंटेंस नंबर 8 में गांधी जी विल ऑलवेज रिमेंबर फॉर व्हाट ही डिड फॉर द कंट्री। मतलब क्या हुआ कि गांधी जी को हमेशा उस काम के लिए याद किया जाएगा जो काम उन्होंने देश के लिए किया था। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको पता है कि गांधी जी को याद किया जाएगा मतलब पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस के अंदर है अकेला शैल विल नहीं आता। पैसिव वॉइस के अंदर तो शैल विल के साथ में क्या आता है? बी आता है। तो ये लीजिए विल ऑलवेज बी। और बी के बाद में आने वाली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी रिमेंबर्ड। ये लीजिए। ठीक है।
गांधी जी विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर व्हाट ही डिड फॉर द कंट्री। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? द स्टॉर्म वॉज सो फ्यूरियस दैट द रूफ्स ऑफ मेनी हाउसेज वर ब्लू ऑफ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया गया जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर इस आगे वाले पार्ट को जब आपने पढ़ा, ऑफ मेनी हाउसेज वर, और आपको पता होना चाहिए कि जब आप पैसिव वॉइस के अंदर कोई मेन वर्ब काम में लेते हो तो मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आती है। तो ये ब्लू, ये थर्ड फॉर्म थोड़ी है, ये तो सेकंड फॉर्म है, ब्लो, ब्लू, ब्लोवन। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी? ब्लोवन। ये लीजिए, द स्टॉर्म वॉज सो फ्यूरियस, जो स्टॉर्म था वो इतना फ्यूरियस था, दैट द रूफ्स ऑफ मैनी हाउसेज वर ब्लोवन ऑफ, कि बहुत सारे घरों की छतें ही उड़ गई। नेक्स्ट देखिए, तो कौन से पार्ट में मिस्टेक है साथियों? ये है हमारे पार्ट नंबर डी में। नेक्स्ट देखो, फुलो रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही हैड चार्ज शीटेड बाय द पुलिस। तो देखिएगा, जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो पैसिव वॉइस में हैड चार्ज शीटेड थोड़ी, पैसिव वॉइस के अंदर तो हैड बीन, ये लो, हैड बीन चार्ज शीटेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, योर बिहेवियर इज सो रूड द एवरीबडी डिसगस्टेड विद यू। अरे भाई, जब पैसिव वॉइस हम कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब थोड़ी आती है, कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो लगाओ पहले, और ऑक्सिलरी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता है, यहाँ पे क्या दे रखा है? इज, तो यहाँ पे भी इज। क्यों? क्योंकि एवरीबडी है, और एवरीबडी होता है, नोबडी होता है, नो वन होता है, समबडी होता है, इसके लिए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है, और सिंगुलर वर्ब जो होगी वो क्या होगी साथियों? इज। तो देखिएगा, योर बिहेवियर इज सो रूड द एवरीबडी, सो रूड, द नहीं है, दैट है, दैट एवरीबडी इज डिसगस्टेड विद यू। कौन से पार्ट में मिस्टेक है दोस्तों? पार्ट नंबर सी के अंदर। नेक्स्ट देखो जी, ही, फिर ब्लैंक, ये ऑब्लिक है, विल हैव अरेस्टेड बिफोर ही कमिट्स अनदर मर्डर। ध्यान से देखिएगा कि दूसरा मर्डर करने से पहले ही उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो देखो, जब ये टेंस होता है विल हैव, कौन सा टेंस है? ये तो सर फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट जब होता है तो उसको पैसिव वॉइस में क्या बना दिया जाता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है दोस्तों? बीन लगाना है। ही विल हैव बीन अरेस्टेड बिफोर ही कमिट्स अनदर मर्डर। नेक्स्ट देखो, अनलेस द सिलेबस हैज कंप्लीटेड नो एग्जामिनेशन शुड बी टेकन। ठीक है, सिलेबस के कंप्लीट होने से पहले कोई भी एग्जाम में नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जब आपको पता है पैसिव वॉइस हम कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस के अंदर हैज है आता है क्या? नहीं, पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है? हैज बीन, हैव बीन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों? हैज बीन। ये लीजिए, अनलेस द सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड नो एग्जामिनेशन शुड बी टेकन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉइज आर बीइंग एग्जामिन बिफोर ए फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द
प्रॉपर राइटर। तो देखिएगा आपने यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर देखो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होता है ना कौन से टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन जब भी आप इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगाते हो तो इसके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी दे रखी है सर, यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसको थर्ड फॉर्म बना दो, क्या हो जाएगा, एग्जामिन्ड। ठीक है, द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉइज आर बीइंग एग्जामिन्ड बिफोर ए फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द प्रोपराइटर। यानी मालिक के द्वारा एक फाइनल डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉइज की डिमांड क्या है, कितनी है, उसको एग्जामिन किया गया है। ठीक है, तो बताइएगा मेरे साथियों, आज की इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को टोटल 14 क्वेश्चन करवाए। ये 14 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए या नहीं आए। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने इन वीडियोज़ का फ़ायदा मिल रहा होगा। बहुत शानदार तरीके से आप इन सारे के सारे वीडियोज़ को देख पा रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।